हेलो एवरीवन, ये आपके एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपका जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, इसमें हम लोग अभी तक बहुत सारी चीजें जो है लिपिड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अभी आपको पढ़ना क्या है? एंजाइम्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम क्लास करेंगे एंजाइम के ऊपर, व्हाट इज एंजाइम एंड देयर फंक्शंस आल्सो। ठीक है, तो अब देखिए भाई, एंजाइम्स क्या होते हैं? बड़े सीधे शब्दों में ये जान लीजिए कि एंजाइम्स का काम क्या होता है। ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मतलब अगर कोई चीज आपका 1 मिनट में होना है तो ये 10 सेकंड में करा देगा। ठीक है, ये टाइम रिड्यूस करके 10 सेकंड के अंदर कोई रिएक्शन करा देगा। मतलब कि आपका मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक सबस्ट्रेट है ए एंड बी, दोनों को कंबाइन होना है और सी किसी प्रोडक्ट को बनाना है इसको। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को सी बनाना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट इनको बनाना है। ये क्या है? दोनों आपके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट हम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट या फिर इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या होती है? एक एनर्जी लगती है ना? एक एनर्जी लगती है। क्या होती है? एक एनर्जी लगती है जो दोनों में क्या हो, दोनों आपस में कोलाइड कर सके और कंबाइन हो सके। ठीक है, और कंबाइन होके एक जो है एनर्जी, मतलब कह सकते हैं फायर, आग। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ बात हो रही है। जैसे हम ये मान के चलिए, ये रिएक्टेंट का मतलब हो गया ये कच्ची सब्जी है। ठीक है, ये सब्जी है, इसको हमने काट के कढ़ाई में रखा और गैस ऑन किया, हमने हीट दिया, फ्लेम दिया। ठीक है, तो ये आपका हीट यानी आग हो गया। ये हम इनको जब देंगे तो आपस में ये कोलाइड करेंगे, कंबाइन करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट मतलब सी बना लेंगे, है ना? तो जो ये एनर्जी को मिल रही है, या जितनी ये मान के चलिए ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 1 मिनट ले रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो इसमें हम एक चीज ऐड कर देते हैं, एंजाइम्स को ऐड कर देते हैं। एडिंग एंजाइम क्या करता है? ये इनहेंस कर देता है। किसको इनहेंस कर देता है? रिएक्शन के फास्टनेस को। ठीक है, फास्ट कर देता है, फास्टन द रिएक्शन। ठीक है, फास्टन द रिएक्शन। और क्या करता है? प्रोडक्ट जो है, टाइमिंग, प्रोडक्ट के बनने की टाइमिंग जो होती है घट जाती है। ठीक है, मतलब ये अगर 1 मिनट में हो रहा था और आपका जो है रिएक्शन कोई 1 मिनट में हो रहा है या प्रोडक्ट 1 मिनट में बन रहा है, तो अगर आपने एंजाइम ऐड कर दिया है तो एडिंग एंजाइम क्या हो जाएगा? एडिंग एंजाइम विल रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का टाइम जो है घट जाएगा। ठीक है, जैसे ये इतना घट जाएगा कि 10 सेकंड भी हो सकता है। और एक चीज और कि कैटालिसिस, इसी को हम कैटालिसिस कहते हैं, कैटालाइज कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम कम भी अमाउंट में है तब भी अपना वर्क बहुत ही इफिशिएंट करता है। मतलब कितना भी ज्यादा सबस्ट्रेट है उसमें थोड़ी ही एंजाइम की जरूरत होती है, वो क्या होता है? बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, बहुत ही फास्टनेस के साथ, मतलब फास्टनेस बढ़ा दे रिएक्शन का, ये काम करता है। क्योंकि ये एंजाइम कभी भी यूज्ड अप नहीं होते हैं प्रोडक्ट बनाने के टाइम में। जैसे कि ये आपका ए से बी, अगर जो है सी एक प्रोडक्ट बन रहा है, ए और बी को कंबाइन होकर सी एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंजाइम केवल क्या करता है? टाइम को रिड्यूस कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसके बाद ये फ्री रहते हैं। मतलब अगर बहुत सारा आपने मान लिया कि एक जार है ये, ठीक है, इसमें सामान भरा है, इस सामान को हम बोल दे ए भरा हुआ है, इस बी वाले जार में भरा हुआ है ए भरा हुआ है, इसमें हम बोल दे इस जार में बी भरा हुआ है। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बन गया सी। ठीक है, ये दोनों जो मिल गए आपस में तो प्रोडक्ट बन गया सी। तो ठीक है, आपका क्या होता है? ए और बी आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एंजाइम का काम केवल इन दोनों को कंबाइन करने का होता है, और सी बनते ही ये एंजाइम इन दोनों को छोड़ देता है, फ्री छोड़ देता है। ठीक है, सी को फ्री छोड़ देगा। इसके बाद फिर से वो एंजाइम जो होता है ये फ्रीली
दूसरे ए मॉलिक्यूल को, एक मान लो ए मॉलिक्यूल उठाया, एक मान लो ए मॉलिक्यूल उठाया, बी मॉलिक्यूल उठाया, दोनों को एक बार ऐड किया, ठीक है, एक बार दोनों को ऐड किया, ए और बी को एंजाइम ने ऐड करा दिया, ठीक है, एंजाइम ने ऐड करा के सी बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है अब फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है, अब ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब ये दूसरे के ऊपर दूसरा ए और बी उठाएगा, इनको कंबाइन कराएगा और सी बना देगा, और ये जब सी बन जाएगा फिर से ये फ्री हो जाएगा। मतलब ये कभी भी रिएक्शन के दौरान यूटिलाइज नहीं होता है, ये चीज समझेंगे। बस इनका काम होता है कि रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंजाइम आर बायो कैटालाइजर्स जो होते हैं। एंजाइम बायो मतलब लिविंग के अंदर, ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग चीजों के अंदर कैटालाइज करने का काम करता है। मतलब हम फायर तो दे नहीं देंगे, लेकिन इस एंजाइम, अब हम एंजाइम अपने ही बॉडी के अंदर पढ़ते हैं, जितना भी है आपका सलाइवरी या माइलेज है, चीजें है ना, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो एंजाइम का काम होता है कैटालाइज कर देता है, मतलब कि एनर्जी को इनहेंस कर देगा, मतलब कि एनर्जी जो है टाइम रिड्यूस कर देगा, फास्टन कर देगा रिएक्शन को, ठीक है। तो आपका द कैटालिसिस ऑफ लाइफ, और लाइफ के अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लोग ऐसे काम करते हैं कि आपकी एनर्जी या कह सकते हैं रिएक्शन को फास्टन अप कर देते हैं, ठीक है। द कैटालिसिस ऑफ लाइफ, कैटालाइज इज डिफाइंड एज सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है या एक केमिकल कंपाउंड होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। विदाउट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, इनके में कोई चेंज नहीं होता है ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। इट इज वेल नोन दैट हाईली कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक ब्रेकडाउन रिएक्शंस जितने भी होते हैं मच मोर रैपिड हो जाते हैं आपके किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या बहुत फास्टली हम जो खाना खाते हैं वो अगर आप बिना एंजाइम के अगर वो पचेगा ना तो इतना टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, पर खाना नहीं पचेगा। लेकिन हम जो खाना खाते हैं 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, मैक्सिमम 5 घंटे में पूरा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स की वजह से बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। वही चीज बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ सेल केमिकल रिएक्शन विद प्रोसेस टू स्लोली, बहुत स्लोली काम कर देगा। अगर लेबोरेटरी में आप प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कपल ऑफ डेज मतलब कि 2 से 3 दिन आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर सेम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो एंजाइम के हेल्प से तो आपका क्या हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे ही कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ ही घंटों के अंदर आपके खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन होता है, एक केमिकल कंपाउंड है, प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है, सिंथेसाइज इन लिविंग सेल, हमारे सेल के अंदर बनता है, इवन प्लांट के अंदर बनता है, कैटालाइज कर देता है या स्पीड अप कर देता है थर्मोडायनेमिकली जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। एंजाइम इज ऑनगोइंग मॉडिफाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि आपका क्या होता है कि आपके जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जल्दी काम कर देता है या फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के आपका रिएक्शन फटाफट से करा देता है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपकी यूज होती है एंजाइम्स के, जब भी हम रिएक्शन अभी कराएंगे कि ए बी और जो है मिल रहा है, सी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें ए और बी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। वही चीज दिया है कि जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है। प्रोडक्ट क्या होता है, जो सी की हम बात कर रहे थे, ठीक है, आपके सी की जो हम बात कर रहे थे कि ये क्या हो जाते हैं आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद जो आपकी लास्ट में प्रोडक्ट बनती है। इसके बाद कैटालिसिस साइट, देखिए जब भी किसी सबस्ट्रेट से एंजाइम लग रहा है तो हमेशा इन दोनों सबस्ट्रेट के पास क्या होता है, एक जगह फिक्स होती है, ठीक है। जैसे आपके ताले में क्या होता है, चाबी लगाने का अंदर एक जो है डिजाइन बना हुआ होता है, उसी हिसाब से चाबी आपका मॉडिफाई होता है। मतलब आप किसी भी चाबी को किसी भी ताले के अंदर नहीं डाल सकते हो, है ना। उसी तरह कोई भी एंजाइम आपका कहीं भी आके इस सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो सकता है। इसका एक प्रॉपर प्लेस होगा जहां पे आपका क्या होगा, ये एंजाइम जो होगा इसी डिजाइन में आपके फिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक फैशन होता है या एक जगह होती है जहां पे आपके एंजाइम बाइंड करते हैं। इसी को हम कैटालाइस्टिक साइट बोलते हैं, मतलब कैटालिसिस, जहां जो कैटालिट है वो आपके बाइंड हो जाए सबस्ट्रेट के अंदर। तो द साइट ऑफ एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंडेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेगुलेटरी साइट क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना। तो कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जो आपके सबस्ट्रेट के साथ बंध जाए तो किसी भी रिएक्शन को कम या फिर स्लो कर सकती हैं या फिर रोक सकती हैं। तो वही है कि उनके भी बंधने का एक जगह होता है, द साइट अदर देन एक्टिव आपके एंजाइम साइट से अलग होता है, लेकिन है ना, एंजाइम अलग जगह बनेगा और एक्टिवेटर या मॉड्यूलेटर जो होते हैं अलग जगह बनते हैं और कंट्रोल कर देते हैं आपके किसी भी एंजाइम के रिएक्शन को। इफेक्टर या मॉड्यूलेटर वही चीज है, होता क्या है कि ये भी एक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एंजाइम आपका जो होता है रिएक्शन को बढ़ा देता है, वैसे ही मॉड्यूलेटर या इफेक्टर जो होते हैं आपके क्या करते
करते हैं, जो आपकी रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेगुलेटरी होते हैं, स्टिमुलेट या इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं आपके रेट ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन को, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बाद आपका देखिए होलो एंजाइम। होलो का मतलब होता है पूरा, ठीक है। होलो का मतलब ही होता है पूरा। तो पूरा एंजाइम कैसे बनता है? देखिए एंजाइम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ज्यादातर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। दो चीजें आपस में मिलती हैं तब जाके आपका क्या होता है एंजाइम, अब ये होलो एंजाइम बनता है। अब दो चीज क्या है, एक तो आपका एंजाइम जो होता है आपकी अपने कह सकते हैं इनिशियल फेज में होता है, इनएक्टिव होता है, जैसे इसको एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। एपो एंजाइम मतलब इनिशियल स्टेज में है, इनएक्टिव है। इससे कुछ छोटा सा एक जुड़ेगा जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं। जब दोनों अलग अलग है ना, जब दोनों आपके एपो एंजाइम और को एंजाइम जब अलग अलग होते हैं तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में ही होंगे। लेकिन जब आपस में बाइंड हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, ये होलो एंजाइम हो गया। ये क्या हो गया, होलो एंजाइम हो गया। और ये अब क्या होता है, ये अब एक्टिव फॉर्म है और ये क्या होता है, ये काम करने लगता है आपके कैटालिसिस के अंदर, ठीक है। तो एपो एंजाइम आपका एक प्रोटीन है और कोफैक्टर, उसके साथ तीन तरह के कोफैक्टर जुड़ते हैं। जैसे आप देखिए आपका कोफैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन होता है, ये आपके प्रोटीन पार्ट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल एंजाइम होता है, और ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। बस इनका काम क्या होता है, जुड़ के किसी चीज को एक्टिवेट कर देना, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए ये जुड़ते हैं एपो एंजाइम से। अब नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, बोल रहा है कोफैक्टर, ये कितने तरीके के होते हैं, ये यूज क्यों होता है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। आपके कह सकते हैं कि एपो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए इनके साथ जुड़ जाते हैं। अब आपके कोफैक्टर क्लासिफाई किसमें हो सकते हैं, को एंजाइम के अंदर कोफैक्टर है, और इसके क्लासिफिकेशन को एंजाइम के अंदर होता है, मतलब जो एंजाइम के साथ जुड़ जाए। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं और आपके मेटल आयन भी हो सकते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात देखो, जब आपका जो होता है ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब ग्लूकोज जब हमारे पेट के अंदर, जब हम ग्लूकोज खाते हैं हमारे पेट के अंदर टूटता है, तो उस समय सबसे पहला आप जो देखोगे मैग्नीशियम आयन का यूज होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन जो है आपका क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे रिएक्शन कह सकते हैं एंजाइम जो होते हैं आपके ये काइनेज जो होता है इसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ा देता है। देखो यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम जो होता है हेक्सोकाइनेज के साथ जुड़ के इसकी एक्टिविटी या कह सकते हैं इसके जो है इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, ताकि ये आपके जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज जो टूट रहा है वो आपके क्या हो जाए, फास्टली टूटे, या आपके एक्टिव होने के लिए ये इसका बहुत होना जरूरी होता है। वैसे ही बहुत सारे आपके जैसे जिंक है, ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है, इसके साथ जुड़ता है। ऐसे ही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ भी ये जिंक आपका जुड़ जाता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमको कुछ ऐसे याद है, और बहुत सारे ऐसे ये हैं आपके जो जुड़ते हैं और क्या करते हैं, जितने भी यहाँ एंजाइम लिखे हुए हैं इनके साथ ये कोफैक्टर जुड़ के क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपका एक टेबल दिया है, इसमें से जो आपको इजी लगे 2-3 इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको याद होगा तो और अच्छी बात है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम हो गया, ये आपके हेक्सोकाइनेज के साथ ये भी जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका है, इसके बाद आपके जो है पोटेशियम है, पायरुवेट काइनेज के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये सारे आपके सोडियम है, जो भी है आपका निकिल है, सॉरी, तो ये आपका क्या होता है, ये निकिल है, Ni है, निकिल है, तो आपका जो है यूरेज के साथ जुड़ता है। इस तरह से ये जुड़ के इनको एक्टिवेट करने का काम कर देते हैं। अब एपो एंजाइम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये आपका एक्चुअल एंजाइम होता है, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम होते हैं। और आपके को एंजाइम्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और कोवैलेंटली बाउंड नहीं करते हैं। अब आपके क्या होते हैं, को एंजाइम्स जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब आपके कोफैक्टर का जो टाइप है, कोफैक्टर का ये क्या है, एक टाइप है जो आपका क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल होते हैं और नॉन कोवैलेंटली बाइंड करते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आराम से उनसे डिसोसिएट भी हो सकते हैं एपो एंजाइम से। लेकिन अगर आप वहीं बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट तो होता है लेकिन कोवैलेंटली बाउंड करता है और नॉट रेडियली डिसोसिएट, मतलब इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है आपके एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। अब एक बात करते हैं प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब प्राइमरी एंजाइम, ठीक है, या जिसको जाइमोजन भी कहते हैं, जो
आपके क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर मतलब किसी एक एंजाइम जो है, ऐसा एंजाइम जो अभी न्यूली सिंथेसिस हुआ है और अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके अगर इंसुलिन की हम बात करते हैं तो उसमें A चेन होता है, B चेन होता है, ठीक है, दोनों सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, एक C चेन भी होता है, ठीक है। अब ये C चेन जब निकल जाता है तब ये एक्टिव फॉर्म में माने जाते हैं, ठीक है, या मैच्योर फॉर्म में माने जाते हैं। तो वही चीज है कि अभी जब ये तीनों चेन आपस में है तो आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्रो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब C निकल जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो जो पहले अभी बना हुआ है जिसमें अभी C नहीं निकला है, इसको हम जाइमोजन या प्रो एंजाइम की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जो प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और एक्टिवेटर क्या होता है, ये दूसरा चीज है जो एक्टिवेट करने का काम करता है या इनहेंस कर देता है किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन को। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब ही है कुछ रोकने वाला, तो आपके किसी भी रिएक्शन को रोक दे, रिड्यूस कर दे, ये आपके इनहिबिटर होते हैं। टर्नओवर नंबर क्या होता है कि आपकी क्या है, 1 मिनट के अंदर एक एंजाइम ने कितने प्रोडक्ट्स को बना दिया है, कितनी एबी को एक साथ जोड़ के सी में कन्वर्ट कर दिया है 1 मिनट के अंदर। यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब भी टर्नओवर नंबर या कुछ ऐसा कैपेसिटी की बात होती है तो हम एक टाइम के साथ कंपेयर करते हैं कि इतने देर में किसी ने कितना काम किया है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को देखते हैं, पावर को देखते हैं। तो वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट पर मिनट, यही आपको याद रखना है बाई एन एंजाइम, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है कि कितना एंजाइम आपके प्रेजेंट है किसी भी आपके क्या है पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, कह सकते हैं किसी भी आपके जो है सामान के अंदर या फिर कोई रिएक्टेंट है उसके अंदर पर मिलीग्राम पे कितना, पर मिलीग्राम के अंदर कितना आपका एंजाइम प्रेजेंट है। अब एंजाइम यूनिट क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ एंजाइम विच इज ट्रांसफॉर्म 1 माइक्रोमोल टू सबस्ट्रेट पर जो है मिनट अंडर डिफाइंड इजी कंडीशन, ठीक है, कि आपकी किसी भी एंजाइम जो है द अमाउंट ऑफ एंजाइम विच ट्रांसफॉर्म्स 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट, जो आपके कन्वर्ट कर दे रहा है एंजाइम आपके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, पर मिनट में, इसकी हम बात करते हैं एंजाइम यूनिट, ठीक है। अब आपका जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मिकैलियस मेंशन कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ये क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपका बोल रहा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट मतलब ए और बी कितने अमाउंट में बचे हुए हैं, जब आपकी रिएक्शन हो रही है विद द स्पीड, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ स्पीड पे, ठीक है, आपका कितना सबस्ट्रेट बचा हुआ है, ये चीज आपका होता है मिकैलियस कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, एट हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी हाफ हो रही है उस टाइम पे सबस्ट्रेट मतलब ए और बी जो हम बोल रहे हैं सी में बाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी अभी क्या कंसंट्रेशन बची हुई है, इसको आपके मिकैलियस मेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर एंजाइम का देखें, अभी आपको ये चीजें आगे देखने को मिलेगी, इसका ग्राफ वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन या टर्म जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज आपके टर्म के अंदर या डेफिनेशन के अंदर आ गया है, इसको आपको बहुत लंबे में पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर पूछता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं आपके एक एंजाइम का। तो देखिए ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह ही होते हैं, उनका प्रोटीन के तरह ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आपके प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। अमीनो एसिड किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड 1 2 3 ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब भी आप एंजाइम्स को तोड़ते हैं तो आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं और वो भी पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। तो आप देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होता है, एंजाइम्स आर एज दे फॉलो, दे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर फार नोन एज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ये भी एक तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो आपके कैटालाइज करते हैं किसी भी रिएक्शन को, मतलब उसकी तीव्रता या गति बढ़ा
देते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। एंजाइम शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तरह सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लाइक प्रोटीन, जैसे प्रोटीन क्या होता है वैसे ही एंजाइम जो होते हैं केमिकली किससे, अमीनो एसिड से आपके बने हुए होते हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक उनकी होती है, एक एक अमीनो एसिड जुड़ के आपका लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसके बाद आपके एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। कैन बी हाइड्रोलाइज, मतलब तोड़ा जा सकता है आपके कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर। अब क्या है, लॉस द कैटालिटिक एक्टिविटी इफ सब्जेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर या हाई पीएच। आपका अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया है या बहुत ज्यादा एसिड और बेस डाल दिया है, ठीक है, किसी चीज में, तो एंजाइम की एक्टिविटी या एंजाइम अपने जो है अपनी बॉडी को तोड़ देता है, वो भी अपनी जो है इनएक्टिवनेस या फिर कह सकते हैं डीनेचर हो जाता है। डीनेचर का मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है खराब हो जाता है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपके एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में डाल दे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डाल दे, या अदर कंडीशन में जहां पे डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन अगर हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर के साथ एंजाइम का जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ अगर छेड़छाड़ हो जाएगी तो वो काम करना बंद कर देगा। गिव टिपिकल आपके जो होते हैं कलर टेस्ट भी देते हैं, जैसे ब्यूरेट या फिर आपका एफसीआर, जिसको फॉलिन जो है यहाँ पे आपका दिया है CO क्लोएट, ये जो आपका होता है क्लाएट जो भी है ये है ना, इसका जो रिएजेंट के साथ जब टेस्ट कराते हैं या टेस्ट कराते हैं तो इसके साथ रिएक्शन जो है देता है, ठीक है। अब क्या है, बायोलॉजिकली आपके ऑर्गेनिक कैटालाइज या फिर कैटालिस्ट होते हैं, करते क्या है कि आपका जो है कैटालिसिस करने का काम होता है, मतलब रिएक्शन को बढ़ाने का काम होता है। ये रिएक्शन मैंने जो है कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, अचानक से ये वर्ड आ गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं होगा तो आप जो है यूट्यूब पे या फिर आपका अदर गूगल कर लीजिएगा कि ये क्या टेस्ट होता है, इसमें क्या होते हैं। मतलब एक रिएजेंट दिया है, इसके साथ प्रोटीन भी जो है अपना टेस्ट दिखाता है और आपके जो होते हैं एंजाइम भी सेम टेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। अचानक से ये वर्ड आ गया है, मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्या है, बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक कैटालिसिस जो होते हैं एंजाइम क्या होते हैं कि बायोलॉजिकल कैटालिसिस होते हैं, मतलब रिएक्शन को किसी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ाने का काम कर देते हैं। मतलब हम अब अंदर से आग नहीं लगा देंगे कि भाई रिएक्शन बढ़ जाए, लेकिन ये कर सकते हैं वो काम, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपका एक चीज होता है, जब भी A और B आपस में मिल रहा है तो इनको कोलाइड करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। कोलाइड का मतलब आपस में जुड़ने के लिए, बंधने के लिए, और सही पोजीशन पे बंध जाए एक दूसरे से ये मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जो ये एनर्जी आपके एंजाइम्स की हेल्प से मिल जाती है। दूसरी चीज, ये आपस में बनते हैं तो A और B पहले एक क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बनाते हैं विद इन एंजाइम, एंजाइम से जुड़े हुए, ठीक है। तो इसको ट्रांजिएंट स्टेज बोलते हैं, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए ये स्टेज बनता है, लेकिन ये स्टेज बनना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ही आपका प्रोडक्ट में कोई चीज कन्वर्ट होता है, एंजाइम बाद में इससे डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ही ये प्रोडक्ट के अंदर जो होते हैं आपके टूटते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है, या इनको सबस्ट्रेट बोलेंगे, इसको ट्रांजिएंट आपका ट्रांजी यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया इसको, और इसके बाद ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये बनना बड़ा जरूरी होता है, बीच में ये बनते हैं। अब इसको बनने के लिए मतलब आपका दोनों चीज क्या होना चाहिए, आपस में जो है कोलाइड करना चाहिए, एक जगह बंधना चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे। तो ये होता क्या है, इसके लिए जो एनर्जी लगती है, टाइम लगती है, इसी चीज को ये ट्रांजिएंट स्टेप, मतलब आपका क्या है 1 मिनट में बनना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 ही सेकेंड के अंदर बन जाएगा, अगर जो है एंजाइम के प्रेजेंस में ये चीज हो रहा है, मतलब टाइम को घटा देता है, एक्टिवेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जो आपकी एनर्जी कह सकते हैं इनहेंस कर देता है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये क्या करते हैं, दे इनहेंस द रेट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। इसके बाद दे डू नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम से शिफ्ट नहीं होने देता है, ठीक है। ये चीज आप समझेंगे, बार बार इस चीज को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इक्विलिब्रियम से शिफ्ट नहीं होता है, कभी भी ये चीज क्या होता है, कभी भी कैटालिसिस ये काम नहीं करता है कि आपके इक्विलिब्रियम को
को घटा या बढ़ा दे, एकदम इक्विलिब्रियम पे लाके रोक देता है, ठीक है। और क्या होते हैं, दे रीजेनरेट, क्या करता है, रीजेनरेट हो जाता है, मतलब एंजाइम फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी बताया है कि थोड़े एंजाइम्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो एंजाइम क्या हो जाते हैं, आपके जो है प्रोडक्ट के साथ बाद में डिटैच हो जाते हैं, वही रीजेनरेशन, इसी को हम जो है ये डिटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, दे आर इफेक्टिव इन कंसंट्रेशन दैट आर माइन्यूट, मतलब अगर कम में भी होंगे तो भी आपका क्या हो जाता है, विद अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब आपके अगर कंपेयर किया जाए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, उसमें आपके जो है एंजाइम्स बहुत कम भी है, उस टाइम पे भी ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दो चीज दिया है कि ये जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जा रही है, यहाँ घट जा रही है, यहाँ बहुत ज्यादा है, और ये आपका क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है, कब, जब अनकैटालाइज्ड स्टेट है, मतलब कैटालिसिस आपके एंजाइम्स जो है, यहाँ एंजाइम्स जो है नो एडेड या नॉट एडेड, ठीक है, इसको अनकैटालिसिस स्टेज कह देंगे। अब एंजाइम्स को जब हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, तो व्हेन एडेड, ठीक है, तो क्या होता है, ये ट्रांजिएंट स्टेट जो होता है जल्दी आ जाता है, यहीं पे आ जाएगा, वरना ये बहुत लंबा, एक्टिवेशन एनर्जी इनकी बहुत लंबी होती है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है, यही चीज होता है। और प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट इसके बाद ट्रांजिएंट स्टेट के बाद सब कुछ प्रोडक्ट में ही बदल जाता है, और ये आपके रिएक्टेंट हो गए। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए और बी होता है, ठीक है, ए और बी होंगे अलग अलग। इसके बाद यहाँ पे आपके बनते हैं ए प्लस बी प्लस एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सी बन जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो होता है, ये टाइम जो होता है रिड्यूस हो जाता है जब आपके एंजाइम्स जो होते हैं ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइम ऐड हो जाता है तो टाइम रिड्यूस हो जाता है, बस ये ग्राफ समझेंगे। इसके बाद आपका कुछ और दिया है यहाँ पे, जैसे आपका दिया भी है कि एक एंजाइम इनहेंस कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए एंड बी, जिसको सी और डी में अकर होना है, तो आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपके जो होते हैं सबस्ट्रेट होना चाहिए ए और बी, और मस्ट कोलाइड, मतलब आपस में जो है टकराने चाहिए, जुड़ने चाहिए, मॉलिक्यूल कोलिजन ऑकर एट द करेक्ट ओरिएंटेशन, मतलब आपस में एक स्पेसिफिक जगह पे ही जुड़ना चाहिए, और रिएक्टेंट मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी, और बहुत ही अच्छी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये आपस में कोलाइड कर सके और क्या कर सके, जो है ट्रांजिशन स्टेट से फिर ट्रांजिशन स्टेट से फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर बदल सके। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जहां पे आपके जो है सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करना है, जो एनर्जी चाहिए होती है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली अगर बोले, इट इज डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड स्टेट, मतलब रिएक्टेंट वाला स्टेट आपके ऑफ द रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, मतलब पूरा खेल इसी का है कि ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वही आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और एंजाइम को ऐड कर देते हैं तो यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, ठीक है। तो एंजाइम इनहेंस कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसी को याद रखना है, ठीक है। और क्या होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है जो आपके ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ते हैं, सही जगह से जुड़ते हैं, सही ओरिएंटेशन पे जुड़ते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट इसको क्या रेफर करते हैं, द स्टेट इन विच ऑल द मॉलिक्यूल आर गिवन इंस्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। और आपके क्या होता है, इनफ एनर्जी चाहिए होती है इसको अटेन करने के लिए, एक्टिवेटेड कंडीशन में, मतलब आपकी बहुत अच्छी एनर्जी रहे, उस कंडीशन में आपके रिएक्टेंट जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इसके बाद प्रोडक्ट के अंदर सी और डी में, ठीक है, आपके ट्रांजिशन स्टेट के बाद सी और डी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेट इज एट द टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर सेपरेटिंग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। आपके बस यहाँ पे एक होती है, आपकी क्या होती है कि एक एनर्जी बैरियर है जो आपके सबस्ट्रेट और इसको क्या बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट को जो है दूर कर रही है। अदरवाइज अगर आपने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी है तो ये आपके जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। अब हम जो है normal course all the molecules acquire जो sufficient energy to attain the transient state by the collision। अगर आप normal state की बात करें तो आपके क्या होते हैं, not all molecules acquire, ठीक है, आपके जो सारे मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगर बिना एंजाइम के आप कोई प्रोसेस करा रहे हो तो उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो क्या कर सके, ट्रांजिएंट स्टेज तक जा सके। इसीलिए आपका क्या होता है, दो तरीके होते हैं ताकि आप रिएक्शन को फास्टन अप कर सको, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया
दिया है, थर्मल मोशन बढ़ा दिया है, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है कैपेबल हो जाती है ट्रांजिएंट स्टेट तक जाने के लिए। या फिर आप क्या करो, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट बाय एडिंग द कैटालिसिस, या फिर आप ट्रांजिएंट स्टेट की जो है बनने की जो है टाइमिंग को या फिर उसके एनर्जी को कम कर दो कैटालिसिस या फिर आपका एंजाइम्स को ऐड करके। ठीक है, ये चीज हो सकता है। अब आगे थोड़ा सा और दिया हुआ है एक डेफिनेशन, इसके बाद स्पेसिफिसिटी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए इन एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, मतलब एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में होता क्या है, द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज अचीव बाय फॉर्मेशन ऑफ ENS, मतलब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब A और B है और E जो मैं जोड़ रही थी। ठीक है, ये आपके जो होते हैं कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, इसी को हम ES बोलते हैं, तो याद रखेंगे। दिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A एंड B। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला एंजाइम, यहाँ पे आपका ट्रांजिएंट स्टेट बनता है। ठीक है, इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपके सबस्ट्रेट है। ठीक है, एक मिनट, आप ऐसे लिखो A B। ठीक है, इसके साथ हमने ऐड किया एंजाइम, ये आपका बनता है A B और E। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, जिसको हम S से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐड किया है एंजाइम, तो बनता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया, इसके बाद आपका ये C यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आया, यही चीज है। ठीक, ये चीज बोल रहा है। इसके बाद जहां पे हम अगर बात करें कि आपका यहाँ पे कहीं फिगर दिया हुआ है जिसमें I इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और इसमें डिफरेंस, अच्छा इसी फिगर की बात कर रहा है, 6 पॉइंट जो है आपका 1 फिगर की ही बात कर रहा है, ये वाले फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है। देखिए यहाँ पे भाई एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ इतनी ज्यादा लग रही है, यहाँ इतना कम लग रहा है, जब आपने क्या किया है जो है कैटालिसिस को ऐड कर दिया है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ आपके क्या होता है लेवल रिएक्टेंट A और B में जो डिफरेंस है ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर अनकैटालिसिस स्टेट में और 2 में, यही हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ES कॉम्प्लेक्स इज मच लेस। ठीक है, आपका कम हो जा रहा है, और यही डिफरेंस आपकी क्या होती है लेवल बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब आपके क्या हो जाते हैं सही हो जाता है या फिर उतनी एनर्जी मिल जाती है, फ्री एनर्जी मिल जाती है, तो रिएक्शन जो होता है आपके कैटालाइज हो जाता है। बोथ द सेम इन बोथ कैटालिसिस एंड अनकैटालिसिस कंडीशन की आपकी क्या हो जाती है, हम देख सकते हैं कि कैटालाइज कंडीशन में क्या हो रहा है और अनकैटालाइज कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको देखना था। अब हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसको स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया है, फिर से अब जो भी आपका बचा हुआ है नेक्स्ट चीजें हम कवर करेंगे। आपका एंजाइम नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हो सकता है मैं कवर करके खत्म कर दूं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत जो है नजदीक आने वाला है, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप। और दूसरी चीज ये है कि बहुत एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझसे एक जगह गलती हो गई है कि मैंने जो है रिएक्टेंट या रिएजेंट अचानक से देखा तो मुझे समझ में नहीं आया हाँ ये कहाँ से आ गया, या फिर मैंने नहीं उतने उस डीप में उस चीज को जाना है। ठीक है, तो आप इतने रिएजेंट और चीजें अगर आपको समझ में आए, आपको लगता है कि आप याद कर सकते हो तो करिएगा, अदरवाइज इतना भी जरूरी नहीं है। आप जो बेसिक उसकी जैसे प्रोटीन से मिलती जुलती जितनी भी आपकी एक्टिविटी है एंजाइम की, वही प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, वही कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानना और एंजाइम क्या होता है, यही सारी चीजें पूछता है। वो ग्राफ बहुत जरूरी था जो 6.1 वाला मैंने बताया है, ये सब एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।